हेलो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं वीर नॉलेज अपडेट। वीर नॉलेज अपडेट पे आज पढ़ाया जाएगा पहली बार सबसे आसान शब्दों में आपके लेकर के आए हैं हिस्ट्री का सब्जेक्टिव, जो कि तकरीबन हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप वीर नॉलेज अपडेट पे लगे रहिए, MVVI सब्जेक्टिव सवाल आप पढ़ते रहिए आसान शब्दों में। हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10 पार्ट्स में वीडियो मिलेगा। आप 10 पार्ट्स को अच्छे से पढ़िएगा। 100 में 100% आपको बिहार बोर्ड में 100 में 100 क्वेश्चन लड़ेगा। इसलिए आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए इंटर का, तो आपके लिए वीर नॉलेज अपडेट बेस्ट है। आप पढ़िए और 100 में 100 नंबर बना करके आइए। 100% जो पढ़ाएंगे वही पूछेगा, और आसान शब्दों में, आपकी आसान शब्दों में जो आपको समझ में ऐसे बताएंगे। इसलिए आप पढ़िए अच्छे से, और 6 महीना बचा हुआ एग्जाम का। आप वीडियो देखिए, पूरा 10 पार्ट्स वीडियो बनाएंगे, वीडियो देखिए और वीडियो देख देकर समझिए पढ़ाई को। उसके बाद जो आपको नोट्स बनाना हो, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट्स बना लीजिएगा। हिस्ट्री का सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि क्या है? हड़प्पा लिपि क्या है? तो हड़प्पा लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह 400 अक्षरों से लिखी गई है और यह संस्कृति भाषा में लिखा हुआ है। आपको ऑब्जेक्टिव में ये खास करके पूछता है कि हड़प्पा लिपि किस भाषा में लिखा गया है। तो हड़प्पा लिपि लिखा गया है संस्कृति भाषा में, आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें, अथवा हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का वर्णन करें। फिर अथवा दिया हुआ है मेरा, समझाते अब इसका मतलब क्या है। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की किन्हीं दो विशेषता पर प्रकाश डाले। तो ये दोनों हो गए आपको हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की दो विशेषता। नंबर 1 है नगर नियोजन प्रणाली, नंबर 2 है जल निकासी प्रणाली। ये सवाल आपको बिहार बोर्ड में ऐसे पूछेगा। ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछने का तरीका है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का वर्णन करे। ये सब्जेक्टिव पूछता है। अगर आपको पूछ दिया हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखे, तो आपको लिखना है नगर नियोजन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली। अगर सब्जेक्टिव पूछेगा ये सवाल तो ऐसे पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का वर्णन करें, या जल निकासी ऐसे हो गया आपको, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तकरीबन MVVI सवाल है। ये सवाल एक साल छोड़ करके एक साल पूछा जाता है। चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। चलिए आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन। चलिए पहला है, दो विशेषता है। नंबर 1 नगर नियोजन प्रणाली। तो हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता नगर नियोजन प्रणाली है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खुदाई में पूर्व और पश्चिम में 2 टीले मिले हैं, जिस टीले का नाम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। चलिए ये हो गया नगर नियोजन का उत्तर। दूसरा है जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली पढ़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली जल निकासी प्रणाली है। यह भवनों से गंदा पानी निकालने के लिए नाली की अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ भवनों से गंदी पानी निकालने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था थी किसका? तो नालिया का था। प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियां होती थी, जो स्नानागार और शौचालय से जुड़ी होती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। यहाँ ढकी होगा, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे हटाने वाले पत्थर लगे होते थे। अगले क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, MVVI सवाल है, जो कि आपको 2024 में देखने को मिलेगा। चलिए पुरातत्व किसे कहते हैं?
विज्ञान की वह शाखा जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी सामग्री की खुदाई की जाती है, जिससे हमें अतीत के सामानों के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व कहते हैं। उसे बोलते हैं पुरातत्व कहते हैं। विधि। अगला क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। किसी जीवित प्राणियों में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मृत्यु के अवस्था में कार्बन 14 विधि स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्नानागार का विवरण दे। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक हौज की तरह था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक हौज की तरह था, जिसकी लंबाई तकरीबन 40 फीट तथा चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट थी। इसमें उतरने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था और इसमें पानी भरने के लिए कुआं बनाए गए थे और गंदे पानी निकालने के लिए एक उत्तम व्यवस्था की गई थी। चलिए इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? वीआई क्वेश्चन है। तांबा मिट्टी से बने बर्तन, चांदी एवं एल्युमिनियम पर लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहा जाता है। इसका उत्तर ये हो गया, या आपको ये उत्तर याद नहीं होगा, दूसरा उत्तर याद करना है। दूसरा उत्तर है मेरा, किसी ठोस सतह पर खोद कर जो कुछ लिखा जाता था उसे अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग भारत में अभिलेख की प्राचीन काल में इसका प्रयोग होता था। प्राचीन काल में इसका प्रयोग होता था। भारत में अभिलेख की शुरुआत मुख्य रूप से अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के अभी तक तकरीबन 44 अभिलेख है। 44 अभिलेख है। अशोक की अभिलेखों की संख्या कितनी है? 44 है। अगला कुश्ती का अगले सवाल है। ये सवाल आपको हर एक साल एग्जाम में देखने को मिलता है। इस साल उम्मीद है कि सवाल पूछेगा 2024 में, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट्स इसका बना लें। चलिए सवाल है, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है? 2 कारण बताए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MBBI है। चलिए, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है? जिस प्रकार नेपोलियन ने अपने काबिलियत के दम पर बड़े बड़े राजाओं को युद्ध में पराजित किया था, ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी अपने काबिलियत के दम पर बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने के पीछे 2 कारण है। नंबर 1, समुद्रगुप्त कभी भी कोई युद्ध में पराजित नहीं हुआ। दूसरा है, समुद्रगुप्त युद्ध अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रजा के लिए लड़ा करता था। यहाँ देखिए सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन सवाल पूछता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कौन होगा? समुद्रगुप्त। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? 2 नंबर में सवाल पूछता है। तो अकबर
सभी धर्मों को मानने वाला शासक था। अकबर सभी धर्म को समान रूप से समझते थे, किसी से भेदभाव नहीं करते थे। और जजिया कर गैर मुस्लिम यानी मुसलमान को छोड़कर सभी धर्मों के व्यक्तियों पर लगाया जाता था। यानी जजिया कर मुसलमान को छोड़ करके सभी धर्मों पर लगाया जाता था, जिससे हिंदू धर्म के लोग अकबर के खिलाफ होते जा रहे थे। इसलिए अकबर ने हिंदुओं को अपनी ओर करने के लिए 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। कर माने होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया? 1564 में। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन भारत में वर्ण 4 प्रकार के होते थे। चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही था, जिसमें वर्ण को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण, जिन्हें शिक्षा के लिए श्रेष्ठ माना जाता था। दूसरा था क्षत्रिय, इसको याद रखिएगा। दूसरा था क्षत्रिय, जिन्हें सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ माना जाता था। तीसरा वैश्य एवं चौथा शूद्र था। इन दोनों वर्णों को उद्योग वाणिज्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता था। आपको सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, 4 वर्ण का चारों वर्णों का कार्य लिखे। ये भी सवाल आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो उसका भी उत्तर यही होगा। ब्राह्मण का कार्य था शिक्षा को ग्रहण करना। दूसरा क्षत्रिय कार्य था सुरक्षा देना। तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, दोनों काम था व्यापार संबंधित कार्य करना। आपको सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता पर एक अति संक्षिप्त परिचय दे। श्रीमद् भगवत गीता एक महाकाव्य है, जिसमें महाभारत का वर्णन किया गया है तथा महाभारत में श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण विश्व का अति महाव्यापक ग्रंथ है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? पुरातात्विक स्थलों को ऊपर से खोदकर पुरातात्विक वस्तुओं के सबूत इकट्ठा करना ही उत्खनन कहलाता है। उत्खनन किसी विशेष स्थान पर किया जाता है जहां पुरातात्विक वस्तुएं मिलने का अनुमान होता है। आसान शब्दों में पढ़ाया जा रहा है। यह मेरा पहला वीडियो है, हिस्ट्री का पहला पार्ट से यूट्यूब पे पहला वीडियो लेकर के आए हैं, इसलिए आप इस पर लगे रहिए। मेहनत हम करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए। हम कोई मेहनत में कमी नहीं करेंगे, आप भी पढ़िए मेहनत से। आपको आसान शब्दों में पढ़ाया जा रहा है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही भी इम्पोर्टेंट है, MVVI है। 2 नंबर के लिए आपको 10 पार्ट्स में वीडियो दिया जाएगा। उम्मीद है कि उसी में से 100 में 100 पूछेगा बिहार बोर्ड, 100 में 100 ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो अशोक ने अपने प्रजा के लोगों के विकास के लिए जो अभिलेख लिखे थे, उसी को अशोक का धम्म कहा जाता है। धम्म को यहाँ आप धर्म भी कह सकते हैं। धम्म को धर्म भी कहा गया है यहाँ पे किताब में।
धम्म को आप धर्म ही कह सकते हैं। आपको ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा कि अशोक का धर्म पर टिप्पणी लिखे। तो अशोक ने धर्म पालन करने वाले के लिए निम्न बात बताई है। नंबर 1 है प्राणियों की हत्या न करना। नंबर 2 है गुरुजनों का सम्मान करना, जो कि आज के स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। आप गुरु का सेवा कीजिए, गुरु का बात मानिए, उसका सम्मान कीजिए, तो आप आगे बढ़िएगा। नंबर 3 है माता पिता, माता पिता की सेवा करना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, वृद्धों की सेवा करना। ये बताया है अशोक ने। अशोक ने अपने धर्म पालन करने वालों के लिए कुछ बातें बताई है जो इस प्रकार है। देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप कॉपी में उतार लीजिएगा। धर्म की 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 श्वेतांबर, इस शाखा के लोग श्वेत श्वेत वस्त्र पहनते हैं। अभी भी जैन धर्म के श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर, दिगंबर इस शाखा के लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं एवं नग्न रहते हैं। इस शाखा के लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर इसका संस्थापक अष्टभद्र थे, दिगंबर इसका संस्थापक भद्रबाहु थे। ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, यह निर्वस्त्र रहते हैं, यह मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, यह महावीर स्वामी को महापुरुष मानते हैं। इसमें स्त्री मोक्ष संभव है, इसमें स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? इतिहास लेखन में अभिलेखों का काफी ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि अभिलेख पत्थर और धातुओं पर लिखा हुआ रहता है। और जब हम इतिहास लेखन करते हैं तो इस पत्थरों और धातुओं के अभिलेख से राज प्रशासन के बारे में पता चलता है कि किस समय किस राजा का शासन था। उसी प्रकार अभिलेखों के माध्यम से यह भी मालूम होता है कि पहले कैसी सामाजिक संस्कृति थी। इस तरह से अभिलेख हमारी इतिहास लेखन में मदद करता है। मोहनजोदड़ो के अन्ना नागर, मोहनजोदड़ो के अन्ना नागर विषय में लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सवाल पूछता है। चलिए पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के समय में अन्न का भंडार के लिए एक भवन था जिसे अन्ना नागर कहा जाता है। अन्न रखने के लिए एक बड़ा भवन था जिसे अन्ना नागर कहा जाता है, जिसमें किसानों से जो कर के रूप में अनाज लिया जाता था वह इसी अन्ना नगर में रखा जाता था और जरूरत पड़ने पर इसी अन्ना नगर से लोगों में अनाज का वितरण भी किया जाता था। इस अन्ना नगर, यह अन्ना नगर बहुत बड़ा होता था, लगभग 6 कमरों का बराबर होता था। ये कमरा लगभग 6 कमरों का एक बराबर होता था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह वीडियो पढ़ने के लिए आगे अच्छा वीडियो बनेगा, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।